हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। साथियों, आप सभी का टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम को लेके आप लोग पूर्ण रूप से डेडिकेटेड होंगे। साथियों, तो चलिए साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो सीरीज चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग सॉल्व करेंगे UPRVUNL का क्वेश्चन पेपर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और चुनिंदा पेपर लेके आए हैं हम साथियों, और उसका अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करेंगे और हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस लेवल का और किस क्षेत्र से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथियों, इससे पहले हम ये कहेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा साथियों, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि न्यू क्लास का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और स्टडी ग्रुप में शेयर करें। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और रेलवे NTPC के लिए स्पेशल एनालिसिस वाले क्वेश्चन साइंस के चल रहे हैं। तो साथियों, आप अगर NTPC का एग्ज़ाम देना है आपको तो आप क्लास को ज़रूर देख के जाइएगा। साथियों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का UPRVUNL का क्वेश्चन पेपर। UPPCL, JEE, DRDO, ISRO, BARC, NPCIL, इन तमाम क्षेत्रों में JEE के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाती है। दोस्तों, अब हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए साथियों, और हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा साथियों, तब जाके आपको महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है और कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन है साथियों, द्विआधारी यानी बाइनरी संख्या 11010 इसका ऑक्टल नंबर के बराबर है, यानी इसका ऑक्टल नंबर पूछा है। बाइनरी संख्या क्या है ये, और इसका क्या पूछा है, ऑक्टल नंबर। तो दोस्तों 110010, अगर आपने बाइनरी कन्वर्जन यानी जितने टाइप के कन्वर्जन होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में उनकी क्लास को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे जाइए और उन सभी क्लास को देखिए। आपको 110% की गारंटी देता हूँ साथियों कि आपको वहाँ से काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा। डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से एग्ज़ाम में बिना समय लगाए कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज़ें वहाँ पे सिखाई गई हैं। तो हर टाइप के कन्वर्जन काफ़ी चीज़ें बेसिक से पढ़ाई जा रही है दोस्तों, ये समझ लीजिए एकदम। और इस समय हमारा ग्रे कोड ख़त्म हुआ है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इस सवाल को लगाते हैं। आपको हमने पहले बता रखा है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो राइट से 3 बाइनरी डिजिट का पेयर बनाते हैं। 3 याद रखिए, पेयर बनाइए, ग्रुप बनाइए 3 बिट का, फिर अगले 3 बिट का, फिर उनका क्या होता है डेसिमल नंबर, उसको डायरेक्ट लिख लीजिए। तो इसका डेसिमल नंबर क्या होगा 2 और इसका क्या होगा 6, यानी 6 और 2 इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। ये था बाइनरी और इसका कन्वर्ट कर दिया हमने ऑक्टल में। वेरी इजी। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता तो क्या करते, 4 बिट का ग्रुप बनाते हैं राइट से लेफ्ट की ओर, ठीक है। और ना होने पे आप अपने से जीरो भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हो गया 3 बिट का ग्रुप बनाना था। तो ऐसा करता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों पूछा है। मोड ऐसे लिखते हैं, मोड 14 में न्यूनतम कितने फ्लिप फ्लॉप होंगे। याद रखिए साथियों, याद रखिए, एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ बेसिक से, उसे समझ लीजिए, फिर आप इस टाइप के कोई भी सवाल आएगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात, ये जो 14 लिखा है इसका मतलब है कि ये 14 स्टेट काउंट कर सकता है। कितने स्टेट काउंट कर सकता है, 40 स्टेट काउंट कर सकता है, ठीक है। ये काउंटर में
ये काउंटर क्या है, 14 स्टेट काउंट कर सकता है। याद रखिए, वन फ्लिप फ्लॉप जो होता है, वन फ्लिप फ्लॉप 2 स्टेज काउंट करता है, 0 या 1। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। कितने स्टेप काउंट करता है, 2 स्टेप, 2 स्टेट। ठीक है, तो साथियों इसी तरह से चौथा स्टेप काउंट करने के लिए, 14 स्टेप काउंट करने के लिए, 14 स्टेट काउंट करने के लिए कितने मिनिमम फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी। याद रखिए, अगर आपके पास 2 फ्लिप फ्लॉप है तो वो 4 स्टेट काउंट करता है, और 3 फ्लिप फ्लॉप होता है तो वो 8 स्टेट, और 4 होता है तो कितना, 16। ठीक है, हमें कितने स्टेट काउंट करना है, 14। तो 14 स्टेट काउंट करने के लिए 3 फ्लिप फ्लॉप हमें कम पड़ेगा। 4 फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करने पे 16 काउंट करना नहीं है, तो 14 तो काउंट कर सकता है, यानी न्यूनतम 14 काउंट कर सकता है। इसलिए हमें 4 ऑप्शन जो यहाँ पे वो सही है। देखिए दोस्तों, इसको कैसे निकालते हैं। जो कैपिटल एन होता है, एक फार्मूला होता है, कैपिटल एल जो होता है लेस देन या इक्वल टू, लेस देन या इक्वल टू क्या होता है, टू द पावर एन। ठीक है, ठीक, तो ये जो होता है वो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है, और ये जो होता है नंबर ऑफ स्टेट, कितने स्टेट काउंट करता है। ठीक है, तो ये इसके बराबर भी हो सकता है स्टेट काउंटर, या उससे कम भी हो सकता है। फ्लिप फ्लॉप यहाँ से निकलता है। आशा करता हूँ आपको ये सूत्र समझ में आया होगा, फार्मूला समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बताऊँ, जैसे लिखा है आपको पास mod 5, एक क्वेश्चन पूछेगा कि ये mod 5 कितने स्टेट काउंट करेगा, तो आप क्या बताओगे आंसर, 5 स्टेट काउंट करेगा। ये तो एक आंसर हो गया। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझे। चलिए अगला क्या पूछेगा कि कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों 1 फ्लिप फ्लॉप कितने काउंट करता है, 2 फ्लिप फ्लॉप कितना करता है, 4, तो 3 फ्लिप फ्लॉप कितना करता है, तो ये टू दी पावर एन के रूप में चल रहा है, तो 8। अब हमें 2 फ्लिप फ्लॉप लेने पे तो 5 काउंट कर नहीं पाएंगे, 5 स्टेट, तो हमें 3 फ्लिप फ्लॉप लेना ही पड़ेगा मिनिमम, तो जाके हमें 5 काउंट हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसका आंसर आपका 4 इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। इसको समझेंगे हम लोग बेसिकली थ्योरी वाले क्लास में अच्छे तरीके से। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। मोड से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछता है। जैसे लिखा है ये एन, ठीक है, मोड एन, और इधर लिखा है एफ इन, एफ इन मतलब इनपुट फ्रिक्वेंसी, और इधर लिखा है एफ आउटपुट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए, आउटपुट फ्रिक्वेंसी निकालने का फार्मूला होता है एफ इन अपान में एन। ठीक है, अब बताइए अगर मैं इसी जगह पे एन की जगह पर अगर लिख दूं कि 10, क्या लिख दूं, 10 mod 10, ठीक है, लिख दिया, और एफ इन की वैल्यू दे दिया, एफ इन की वैल्यू दे दिया 50 हर्ट्ज, क्या दे दिया, 50 हर्ट्ज या किलो हर्ट्ज, जो भी दे दी। ठीक है, अब बताइए अब कैसे निकलेगा, एफ आउट कितना होगा, एफ आउट कैसे निकालेंगे, तो एफ आउट निकालेंगे, एफ आउट इक्वल टू, यानी कि आउटपुट फ्रिक्वेंसी इक्वल टू एफ इन कितना है 50, और एन की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना आया 5, यानी कि इनपुट फ्रिक्वेंसी 15 हर्ट्ज और आउटपुट फ्रिक्वेंसी है 5 हर्ट्ज। क्लियर। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है श्योरली, आप इसको हल्के मत लीजिए, नोट कर लीजिए। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसमें बताया है। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो आप ज़रूर इसको लाइक करेंगे। अगला क्वेश्चन है और माइक्रो प्रोसेसर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। लिखा है विच ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन डज नॉट अफेक्ट द फ्लैग। देखिए दोस्तों, फ्लैग जो होता है वो कैसे अफेक्ट होता है। फ्लैग जो होता है वो अरिथमेटिकल प्रोसेस करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन करेंगे, उससे तो ये प्रभावित होगा, फ्लैग जरूर प्रभावित होगा। ठीक है, लॉजिक में भी वो काम होता है गेट के द्वारा, और ब्रांचेज में भी वही चीज़ होता है, डाटा को भेजना और सेव करना और
ऐड करना है। लेकिन डाटा को सिर्फ ट्रांसफ़र करने में फ्लैग में कोई मतलब जो भी डाटा है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, उसको क्या करना है, बस ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रांसफ़र करने में क्या दिक्कत है? ट्रांसफ़र करने में क्या वो डाटा चेंज हो जाएगा? चेंज नहीं होगा ना। जब डाटा की कोई वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है, कोई उसमें एक्स्ट्रा जोड़ा घटाया या प्लस माइनस कुछ नहीं किया जा रहा है, तो वो कैसे मतलब फ्लैग क्या होता है वो तो पता होगा ना आपको। फ्लैग क्या होता है तो पता ही होगा ना। अगर नहीं पता है तो आप थ्योरी वाली क्लास जरूर जगह देखिए दोस्तों। यहाँ पे ऐसे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हल कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे आपको याद ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। फ्लैग को डाटा ट्रांसफर नहीं प्रभावित करते, जबकि अंगणित जो कार्य तर्क वाला काम होता है, ब्रांचेस वाला जो काम होता है वो प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिफरेंशियल गेन इज 20,000, CMR इज 80 dB, देन कॉमन मोड गेन पूछा है दोस्तों। ADM यानी डिफरेंशियल मोड गेन ये है, और ACM मतलब कॉमन मोड गेन, और CMMR ओपेम में आदर्श रूप में यानी आइडियल रूप में CMR हमेशा इनफाइनाइट होना चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, उसको नोट कर लीजिए कि CMR हमेशा कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। कॉमन मोड रिजेक्शन जिस चीज़ का फुल फॉर्म होता है, कभी कभी क्वेश्चन में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए कि ओपेम में आइडियल कंडीशन में इनफाइनाइट होना चाहिए इसकी वैल्यू। दूसरी चीज़ लिखिए CMR का फुल फॉर्म होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तीसरा चीज़ लिखिए ये कि CMR निकालने के लिए DB के रूप में ये फार्मूला होता है, CMR = 20 log 10 ADM अपन में ACM। और नॉर्मली रूप में कैसा होता है फार्मूला, तो ये चीज़ जो है हट जाता है, CMR = ADM अपन में AC, बट ये DB में है। ठीक है, DB में 20 log का मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आपकी वैल्यू क्या है, आपको DB में दिया हुआ है 80, CMR की वैल्यू दिया हुआ है 80 dB, 20 log 10, और यहाँ पे 2000 है, 20,000 है, तो 20,000 के उठे AC। अब इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे आपको जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आनी चाहिए 2। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको सॉल्व करिएगा। आप पहले ये समझिए कि इस क्वेश्चन से आपने क्या क्या सीखा। इस क्वेश्चन से आपने सीखा क्या, ये बताता हूँ मैं। आपने सीखा DB के रूप में CMR फुल फॉर्म मतलब फार्मूला क्या होता है, 20 log ADM अपन में ACM। ठीक है, दूसरा इसका इनफाइनाइट वैल्यू होती है, और तीसरा होता है इसका फुल फॉर्म, और चौथा इसका आंसर कैसे निकालते हैं, इसमें वैल्यू रख के निकालें। ठीक है, आशा करता हूँ आपने इसको समझ लिया होगा अच्छे तरीके से। आप वैल्यू रखिए, हल करिए, थोड़ी बहुत तो आपकी जिम्मेदारी होती है, और हमने फार्मूला अच्छे तरीके से बता दिया। और नॉर्मली अगर DB में नहीं दिया तो कौन सा फार्मूला था, नॉर्मली अगर DB नहीं देता तो होता फार्मूला इसका CMR = बस log 20 लग हट जाएगा ADM अपन में ACM, बस ये सिंपल फार्मूला था। ठीक है दोस्तों, सवाल देख के कभी घबराइएगा मत, बस आप फार्मूला याद रखिए, आपको सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, एमीटर फॉलोअर से। ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। टेक्निकल में इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे प्रिय क्वेश्चन अगर माना जाए तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एमीटर फॉलोअर यूज कहाँ किया जाता है। दोस्तों, एमीटर फॉलोअर जो होता है किसको बोलते हैं, एमीटर फॉलोअर कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर जो होता है उसी को बोलते हैं एमीटर एम्पलीफायर। ठीक है, तो एमीटर फॉलोअर को जो है वो हमेशा इम्पीडेंस मैचिंग के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है दोस्तों, इसमें इम्पीडेंस मैचिंग में क्या इस्तेमाल करते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग में एमीटर फॉलोअर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद करिए, याद करके इसको कंठस्थ कर लीजिए। ये चीज़ें समझने वाले क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है सोच में, तो हम लोग इसको याद रखेंगे कि इम्पीडेंस फॉलोअर का इस्तेमाल हमेशा इम्पीडेंस मैचिंग में किया जाता है। ये क्वेश्चन तो साथियों अगला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि IC फैब्रिकेशन में किसको मतलब फैब्रिकेट करने में ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, तो रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर, FET ये सब हो जाता है, लेकिन जो कैपेसिटर होता है वो IC निर्माण में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिए
कि आईसी में जो फैब्रिकेट करते हैं तो उसमें कैपेसिटर जो होता है वो कैपेसिटर का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि कैपेसिटर को फैब्रिकेट करने में ज़्यादा जगह भी एरिया भी ज़्यादा लेता है और मुश्किलें भी आती हैं। अगला क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन साथियों कि राइट टाइम ऑफ ए पल्स डिफाइन। याद रखिए, इसमें कोई वो नहीं है, चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि टाइम टेकन फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स राइजिंग फ्रॉम 10% टू 90। जो राइजिंग टाइम होती है वो 10% से स्टार्ट होती है। देखिए दोस्तों, इस तरह का वेव फॉर्म होता है, ठीक है। तो जो 10% यहाँ पे इसको बोलते हैं 10% से स्टार्ट होता है और 90% तक स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद राइजिंग टाइम, फिर ऑफ टाइम वगैरह सब कुछ होता है। तो राइजिंग टाइम कहाँ से स्टार्ट होता है? 10% से 90%। साथियों, ये क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओपेम से पूछा गया है। साथियों, ओपेम में जो लो पास फिल्टर की तरह डिज़ाइन किया जाता है, ओपेम वो लो पास फिल्टर की तरह डिज़ाइन जब किया जाता है तो उसमें इसके इनपुट वाला रेजिस्टेंस लगा होता है और उसमें फीडबैक जो देते हैं वो कैपेसिटर होता है। क्या होता है? कैपेसिटर के माध्यम से इसको फीडबैक देते हैं। और दूसरा जो होता है वो ग्राउंड होता है, नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग। तो यहाँ पे हमने इनपुट दिया, ये है आर और ये है सी, यहाँ पे हमको आउटपुट मिला। ठीक है दोस्तों, साथियों यही चीज़ बोला है, इसी को बोलते हैं लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर की तरह ये क्या है? ओपेम है। क्या है? ओपेम का इस्तेमाल किया जा रहा है लो पास फिल्टर की तरह। बट क्वेश्चन क्या पूछ दिया है? क्वेश्चन पूछ दिया है कि ओपेम में जो लो पास सर्किट है उसमें आर और सी की वैल्यू अगर हम इंटरचेंज कर दें, यानी कि आर और सी की वैल्यू क्या कर दें? इंटरचेंज कैसे करेंगे? ये सी है, ये आर है, तो यहाँ पे सी कर दें और यहाँ पे आर कर दें। देखिए यहाँ पे कर दिया हमने सी और यहाँ पे कर दिया आर। तो दोस्तों ये लो पास से हाई पास में काम करेगा। किसमें? हाई पास फिल्टर की तरह कार्य करेगा। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। और ये एक डिफरेंशिएटर सर्किट है। क्या है? जो लो पास जो एलपीएफ था वो इंटीग्रेटिंग सर्किट था, इंटीग्रेटर। क्या था? इंटीग्रेटर। ठीक है दोस्तों, याद रखिए क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रेटर सर्किट जो होता है वो किस तरह कार्य करता है? लो पास फिल्टर की तरह का। ठीक है, ओपेम में इंटीग्रेटर कैसे बनते हैं? फीडबैक हम देते हैं कैपेसिटर से, लेकिन जब हमने इंटरचेंज कर दिया तो ये कार्य करने लगा हाई पास फिल्टर की तरह। और हाई पास फिल्टर को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएटर यूजिंग बाय ओपेम। क्या है? डिफरेंशिएटर है। क्या है? डिफरेंशिएटर है यूजिंग बाय ओपेम। तो यहाँ पे सी कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे आर कर दिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। एक बार इसी क्वेश्चन का एक बार अच्छे तरह से बताता हूँ कि जो लो पास फिल्टर होता है साथियों वो एज ए इंटीग्रेटेड सर्किट है ओपेम का इस्तेमाल करके। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और जब उसमें हम आर और सी की इंटरचेंज करते हैं तो वो हाई पास बन जाता है और वो डिफरेंशिएटर सर्किट होता है, डिफरेंशिएटर सर्किट। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथ में, जो ओपेम से क्वेश्चन पूछा गया है। ओपेम से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है इंटीग्रेटर, कैपेसिटर फीडबैक में लगाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। ये क्वेश्चन उसी का हिंदी वाला पार्ट है। यहाँ फिर आरसी को चेंज करते हैं तो हाई पास में बदल जाता है ओपेम वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और डाटा बेस्ड क्वेश्चन साथियों, इसको याद करना जरूरी है। अगर नहीं आता है इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर तो आप पेपर में इसको ना करिए, ताकि आप माइनस से बच सकें साथियों। आता है, डेफिनेटली आता है, तभी आप उसको करके आइए, क्योंकि ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन इसे याद किया जाता है। ये लिखा है कि फॉर RS 232 इंटरफेस इनपुट लो और आउटपुट हाई वोल्टेज लेवल क्या होता है? दोस्तों इनपुट लो और हाई आउटपुट जो हाई वोल्टेज है उसका जो रेंज होता है वो होता है +3 वोल्ट से +25 वोल्ट इनपुट लो और -5 वोल्ट से
-15 वोल्ट आर ये हाई वोल्टेज, आउटपुट हाई। ठीक है दोस्तों, ये दोनों याद रखिए। +3 से 25 +25 और -5 से -15। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप इसे जरूर नोट करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है और इसमें आपको याद करना है इसको। तो एक बार आप इसको याद कर लीजिए। +3 वोल्ट से +25 वोल्ट तक इनपुट लो और आउटपुट हाई है -5 वोल्ट से -50 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इनकोडिंग यूज USB। दोस्तों USB जो होता है उसमें किस टाइप की इनकोडिंग इस्तेमाल की जाती है? तो NRZI विथ बिट स्टफिंग, बिट स्टफिंग, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। USB इनकोडिंग में NRZI विथ बिट स्टफिंग वाले यानी बिट स्टफिंग के साथ NRZI इनकोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर का। दोस्तों IP एड्रेस की जो बिट लेंथ होता है वो कितना होता है? तो दोस्तों जो IP एड्रेस बनाया जाता है वो 16 बिट का बनाया जाता है। कितने बिट का? 16 बिट का बनाया जाता है, इसको याद रखिए। और उस बिट में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? उस बिट में 3 भाग होते हैं और ये बनते कितने हैं? 16 बिट के। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा साथियों। तो इसको आप कंठस्थ करिए और नोट कर लीजिए आप अपने कॉपी पे, आप खोल कर नहीं पता है तो। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, इसको नोट कर लीजिए डबल स्टार लगा के। पूछ रहा है रिपल फैक्टर इन सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विथ रेजिस्टिव लोड। दोस्तों सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर पूछा है साथियों। इसका रिपल फैक्टर होता है हाफ वेव के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो होता है वो होता है रिपल फैक्टर 1.21। ठीक है, और सेंटर टैप्ड के लिए एक सेंटर टाइप का होता है रेक्टिफायर जो फुल वेव रेक्टिफायर में आता है, वो होता है 0.482। और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए क्या होता है? तो ब्रिज रेक्टिफायर का जो होता है रिपल फैक्टर बता रहा हूँ हम, क्या बता रहे हैं? रिपल फैक्टर बता रहे हैं ये तीनों के बारे में, 1 2 3। तो तीसरा जो होता है रिपल फैक्टर वो भी होता है 0.48 ही होता है। ठीक है, आपको पता चल गया। हाफ वेव रेक्टिफायर का 1.21, सेंटर टाइप का 0.482 और ब्रिज रेक्टिफायर का भी वही होता है 0.482। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रहेगा। दोस्तों और भी चीज़ें रेक्टिफायर के बारे में जान लीजिए कि रेक्टिफायर में जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें 1 डायोड होता है। कितने डायोड? 1 डायोड का इस्तेमाल होता है। और सेंटर टाइप में 2 डायोड और ब्रिज में 4 डायोड। ठीक है, और दोस्तों जो PIV होता है, पिक इनवर्स वोल्टेज जो होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो हाफ वेव का जो होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर का जो होता है वो PIV, क्या PIV बता रहे हैं सर? PIV होता है VM मैक्सिमम वोल्टेज। और सेंटर टाइप का क्या होता है? सेंटर टाइप का क्या होता है दोस्तों? शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, समझ जाइए कि सेंटर टाइप को बता रहा हूँ 2VM। और ब्रिज का क्या होता है? VM। क्या होता है? VM। ठीक है दोस्तों, और चीज़ें नोट कर लीजिए दोस्तों। एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन उससे पूछता रहता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है उसका एफिशिएंसी कितना होता है? ये सिंबल बनाते हैं ईटा का, एफिशिएंसी, रिफ्लेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी जो होता है वो हाफ वेव का 40.6%। कितना? 40.6%। ठीक है साथियों, और सेंटर का कितना होता है? सेंटर टाइप का होता है 81.2%। कितना? 81.2%। और ब्रिज का कितना होता है? ब्रिज का भी वही होता है 81.2%।
ठीक है। आशा करता हूँ आप इन सभी को नोट कर रहे होंगे। इन सभी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों। तो हम यही पूरी कोशिश किए हैं इस क्लास में कि हम आपको एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चनों के आंसर को आपको अच्छे तरीके से बताएं, ताकि आपको ये क्लास बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो और आप पेपर में अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करके आएँ। ठीक है साथियों, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ उसके आसपास से क्वेश्चन ज़रूर आपका टपकेगा, एग्जाम में ज़रूर आएगा। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। सीरीज रेजोनेंस से क्वेश्चन आया हुआ है। सीरीज रेजोनेंस में जब क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है साथियों, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है। यहाँ पे जो पावर फैक्टर होता है, कॉस की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 होती है। कॉस की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे इम्पीडेंस होता है वो मिनिमम रेजिस्टेंस के बराबर होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिनिमम होता है और करंट हमेशा हाई होता है। ठीक है, तो किस कंडीशन में? जब रेजोनेंस का कंडीशन आता है साथियों, जब रेजोनेंस कंडीशन आता है तो जो इम्पीडेंस होता है वो बहुत ही लो यानी जेड के बराबर होता है, जेड इक्वल टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस फैक्टर जो कॉस थीटा है वो पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है जेटा बार में आर, तो इसकी वैल्यू जाती है हमेशा 1। ठीक है, आपने यहाँ पे 2 चीज़ें सीखा होगा। क्यों? कि जो इनपुट इम्पीडेंस है वो आर के बराबर होता है, मिनिमम इनपुट रेजिस्टेंस, और करंट हमेशा हाई, कब? रेजोनेंस कंडीशन में। ठीक है, और उसका पावर फैक्टर हमेशा 1 होता है, यूनिट पावर फैक्टर। ये भी समझ में आ गया। और नेक्स्ट चीज़ क्या समझना है? नेक्स्ट चीज़ ये समझना है कि सीरीज रेजोनेंस में जो होता है उसमें ये इंडक्टिव इम्पीडेंस और कैपेसिटी इंडेक्स जो होता है वो बराबर होता है। एक्सएल इक्वल टू एक्सी होने पर ही वो आता है कंडीशन। कौन सा कंडीशन? रेजोनेंस कंडीशन। कैसे? जब हम लोग ये पढ़ते हैं कि अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, तो दोस्तों जब ये एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाता है तो ये आपस में ख़त्म हो जाते हैं, तो ये आर अंडर रहता है। यहाँ पे जेड इक्वल टू होता है, तो ये जेड इक्वल टू क्या आता है? आर की स्क्वायर है, तो जेड इक्वल टू क्या आएगा? जेड इक्वल टू आर आएगा। जेड इक्वल टू आर आएगा, यही हम लोग निकालते हैं जो इसका मिनिमम इनपुट रेजिस्टेंस होता है, इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है दोस्तों, इसी से हम निकालते हैं फिर कॉस थीटा यानी पावर फैक्टर के वैल्यू को इसी तरह से निकालते हैं, तो क्या आता है? 1 आता है पावर। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर होगा। सीरीज रेजोनेंस में एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है। फिर से क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में दोबारा लगता है वही क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ है। घुमा के नहीं पूछा है, वो क्वेश्चन दूसरा था, ये क्वेश्चन दूसरा है, बट हमने तो आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर उसी क्वेश्चन में बता दिया था। हमने उस क्वेश्चन के चारों तरफ से कोई भी क्वेश्चन टच करे उस टाइप के सारे क्वेश्चन बता दिए थे। व्हेन ओपन इज इंटीग्रेटेड फीडबैक एलिमेंट क्या होता है? तो जब ओपन जो होता है उसको एज ए इंटीग्रेटर इस्तेमाल करते हैं तो उसके फीडबैक में क्या लगता है? हमेशा कैपेसिटर लगता है। क्या लगता है? फीडबैक एलिमेंट क्या होता है? कैपेसिटर। क्या होता है? फीडबैक एलिमेंट कैपेसिटर होता है। ये रहा कैपेसिटर और ये रहा आर, ये माइनस ये प्लस, ये यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे इनपुट। ये है इंटीग्रेटर सर्किट यूजिंग ओपन। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। और डिफरेंशिएटर सर्किट पूछता तो डिफरेंशिएटर सर्किट जब पूछता तो उसका फीडबैक एलिमेंट क्या था? उसका फीडबैक एलिमेंट होता है रेजिस्टेंस। ये बनता है इसका सर्किट। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। साथियों ज़रूर इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा साथियों। तो इसका क्या होता है? फीडबैक एलिमेंट आर। 21 क्वेश्चन का है, जब डिफरेंशिएटर होता है ओपन का यूज करके बनाते हैं, लेकिन इंटीग्रेटर के लिए क्या? कैपेसिटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखा है हाउ मैनी फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड टू बिल्ड बाइनरी काउंटर टू काउंट फ्रॉम 0 टू 1023, यानी 0 से लेके 1023 तक को काउंट करने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी? तो साथियों टोटल कितने काउंट करना है? 1024। कैसे पता? 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो टोटल 1024 काउंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको काउंट करने के लिए हमें कितने की आवश्यकता पड़ेगी? वो टू दी पावर एन की आवश्यकता पड़ेगी। एन क्या है? नंबर ऑफ
फ्लिप फ्लॉप। ठीक है दोस्तों, तो इसको टू द पावर n के रूप में करने के क्या होता है, टू द पावर 10 इक्वल टू होता है, टू द पावर 10 इक्वल टू क्या होता है, टू द पावर 10 इक्वल टू होता है 1024। ठीक है, तो 1024 की जगह पर हम टू द पावर 10 लिख दिए और यहाँ टू द पावर n लिख दिए। तो n की वैल्यू कितनी आई, तो n की वैल्यू लास्ट में आई 10। तो दोस्तों 10 फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता पड़ेगी इतने 0 से लेकर 23 तक को काउंट करने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे तरीके से आप कर ले रहे हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है PSW स्टैंड फॉर, यानी PSW का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए क्वेश्चन एग्जाम में फुल फॉर्म के रूप में भी पूछता है, तो आप जितना हो सके जो भी क्वेश्चन में फुल फॉर्म आए हुए हैं उन्हें एक बार एक जगह एक पेज पे नोट कर लीजिए ताकि एग्जाम से पहले आप उसको एक बार रिवीजन करके जा सकें। ठीक है दोस्तों, तो PSW का जो स्टैंड होता है वो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड होता है। क्या होता है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। इसको आप नोट कर लीजिए, क्या होता है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड होता है PSW का फुल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी। दोस्तों आज हमारा आवाज़ थोड़ा डाउन है, थोड़ा आराम से धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं क्योंकि दोस्तों थोड़ा हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है। तो आप लोग सपोर्ट करिए साथियों, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पास शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि न्यू क्लास का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। हो सकता है दोस्तों इस क्लास में आपको थोड़ा ऐसा लग रहा हो कि बहुत धीमा या बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, तो साथियों आज के दिन आप कंप्रोमाइज़ करिए, लेकिन हमने पूरे कंटेंट अच्छे दिए हैं, क्वेश्चन अच्छे दिए हैं और पूरी समझाने की कोशिश की अच्छे तरीके से। बस आप कुछ मिनट ध्यान से मेरी क्लास को देख लिया करिए पेन कॉपी लेके। आपको 10% करता हूँ साथियों, आपको ज़रूर से ज़रूर इतने क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और ऐसे संबंधित क्वेश्चन अब एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे। दोस्तों आप इन सभी में से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, UPPCL, DRDO, इसरो, रेलवे, JEE फेल, इनमें इलेक्ट्रॉनिक JEE के लिए, तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और आप डेली क्लासेस लिया करिए, क्योंकि हमारे चैनल पे डेली की क्लासेस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की थ्योरी क्लासेस चल रही है। बेसिक्स से एकदम ट्रिक के द्वारा बताया गया है कि आप चुटकियों में आप क्वेश्चन कर लेंगे साथियों। हम कभी डीपली नहीं गए हैं थ्योरी क्लास में, ओवरऑल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अच्छे तरीके से क्लास लिया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की भी क्लासेज थ्योरी वाइज चल रही हैं साथियों। तो ज़रूर जाकर देखिए और अपने टॉपिक को क्लियर करिए साथियों। तो दोस्तों लग जाइए अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से और एग्ज़ाम की खोपड़ियाँ तोड़ दीजिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज आप देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन सीरीज मतलब चौथा मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं साथियों। हमने यहाँ पे NCL, DMRC, UP रेलवे JEE, UPPCL, अपने NCL और UP RVNL की क्वेश्चन सीरीज चल रही साथियों। तो आप जाके देखिए और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करें साथियों। हमारे चैनल पर ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लासेस चलती हैं, साइंस की हो चाहे करंट अफेयर की हो, आप ज़रूर देखिए दोस्तों। नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा साथियों। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।